दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, 500 एमसीक्यू मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका आज दूसरा दिन का वीडियो है। ठीक है, मतलब आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, और 500 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ झारखंड पुलिस के जो है 2-3 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और कुछ जो है आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये जो सवाल है आपका पेपर 2 में आएगा। ठीक है, पेपर 2 में जीके जीएस पूछा जाता है और जीके जीएस में ही आपका साइंस का जीके आएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी से जीके आएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, सबसे जीके पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का पहला सवाल है कि टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि मतलब कि टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है। ठीक है, टॉलमी का पृथ्वी का सिद्धांत क्या है। देखिए, टॉलमी के पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब टॉलमी का यह मानना है कि पृथ्वी जो है सेंटर में है। ठीक है, और सन यानी कि सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये टॉलमी का मानना है। लेकिन इसके विपरीत कोपरनिकस का मानना है कि सूर्य जो है सेंटर में है। ठीक है, सूर्य सेंटर में है और ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो टॉलमी का सिद्धांत है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी का। चलिए अगला है अंतरिक्षीय दूरबीन, यानी कि अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि गैलीलियो है, ग्राहम बेल, केपलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी नहीं थे। ठीक है, मतलब कि ये तीनों में से कोई भी दूरबीन का आविष्कार नहीं किए हैं। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है हैंस। ठीक है, हैंस लिपर्से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, हैंस लिपर्से। ठीक है, हैंस लिपर्से। इन्होंने 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, और ये जो है चश्मा व्यापारी के बेटे थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ठीक है, चश्मा व्यापारी थे तो उन्हीं से थोड़ा बहुत जो है लेंस होता है चश्मा में। ठीक है, तो उसी से इनको थोड़ा सा जो है मिला होगा क्लू। चलिए अगला है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का आविष्कार किए थे एडिसन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बल्ब का आविष्कार एडिसन किए थे। चलिए अगला है अमेरिका की खोज किसने की। अब देखिए भाई, अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। और भारत की खोज किसने किया था। ठीक है, भारत की खोज किसने किया था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ये सभी सवाल बताए हैं आपको। ठीक है, तो भारत की खोज किसने किया था ये आपको कमेंट में बताना है। और अमेरिका का तो मैंने बता ही दिया, कोलंबस ने किया है। ठीक है, चलिए अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किए थे वॉक्समैन। ठीक है, वॉक्समैन किए थे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। चलिए अगला है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति मतलब पावर। ठीक है, पावर का मात्रक क्या होगा, तो पावर का मात्रक है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किए थे रॉन्टजेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ठीक है, रॉन्टजेन ने, एक्सरे रॉन्टजेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। अब भाई छापा खाना क्या होता है, तो जहाँ पे कुछ चीज़ें छपती हैं। ठीक है, पुस्तक वगैरह छपता है। ठीक है, पेपर छपता है, तो उसी को बोलते हैं छापे खाना। ठीक है, तो यहाँ पे छापे खाना का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम कैक्सटन। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम कैक्सटन।
चलिए अगला है सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। अब सापेक्षता के सिद्धांत की खोज कौन दिया था भाई, तो इसका सही उत्तर होगा आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन वह है ना, E बराबर mc²। ठीक है, तो वही वाला। अगला है अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। तो अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार कौन किया था भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई ब्रेल। ठीक है, ताकि अंधे भी पढ़ सके। ठीक है, वो अलग लेखन पद्धति है थोड़ा सा। चलिए अगला है डीएनए की खोज किसने की थी। अब डीएनए कौन खोजा था, तो इसका सही उत्तर होगा डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने। चलिए अगला है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे वाटरमैन। ठीक है, किसने किया, तो वाटरमैन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जनरल सवाल है, यह सभी आता रहता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किए थे जेपी एकर्ट। ठीक है, जेपी एकर्ट। चलिए अगला है माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की। तो माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किए थे यहाँ पे हम्फ्री डेवी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम्फ्री डेवी। चलिए अगला है ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है। तो ऑटो हॉर्न जो है आविष्कार किए थे नाभिकीय विखंडन की। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। चलिए वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना विभव, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था। तो वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजने वाले व्यक्ति है मेंडल। ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम है। चलिए इन्होंने सबसे पहले मटर पर परीक्षण किया था। ठीक है, मटर के डीएनए वगैरह पर। अगला है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था किसने किया था भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर। ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी का। ठीक है, आपने सुना होगा कि सूर्य जो है इतना प्रकाश वर्ष दूर है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला है पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। तो पारद तापमापी के आविष्कारक जो थे उनका नाम है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। हम लोग ताप को कितने यूनिट में मापते हैं। ठीक है, एक है सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो यही वाले फ़ारेनहाइट F से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो कि पारद तापमापी के आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला है वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। देखिए मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कोपरनिकस। ठीक है, टॉलमी वाला सिद्धांत मैंने जब बताया था आपको, तो टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी सेंटर में है। ठीक है, और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कोपरनिकस ने पहली बार बताया कि सूर्य जो है सेंटर में है। ठीक है, सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वह ये जो है पहले व्यक्ति थे कोपरनिकस जिन्होंने बताया कि ग्रह मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी
जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए अगला है ओम के नियम से किस राशि का मात्रक निकाला गया है। तो ओम के नियम से जो है प्रतिरोध का मतलब कि ओम का नियम प्रतिरोध का मात्रक निकाला गया है। ठीक है, ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक निकाला गया है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम को कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए, ओम को इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी। तो अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा फर्मी। ठीक है, फर्मी। चलिए अगला है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किए थे कैवेंडिश, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, कैवेंडिश। चलिए अगला है जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे भाई। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जीवों के मतलब कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लीनियस। ठीक है, लीनियस। चलिए कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ag। ठीक है, Ag मतलब क्या होता है, तो Ag मतलब होता है पारा का। ठीक है, पारा का ही होता है। हाँ, कंफर्म एक्चुअली नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर के अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, क्लोरीन गैस निकलता है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए रिएक्शन दिखा करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaSOCl2। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं और पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा जो है मोटा लिखा रहा है। ठीक है, थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे हम CO2 से, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पे बनता है CaCO3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे Cl जो है यानी कि क्लोरीन निकलता है। ठीक है, और साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। ठीक है, जब आप इस समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, इसके बाद यहाँ पर भी 2 लगेगा और क्लोरीन के पास भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संतुलित कीजिएगा तो ऐसे ही समीकरण बनेगा। ठीक है, तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी कि CaOCl2 की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और क्लोरीन जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और क्लोरीन निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑक्सीजन निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए केवल क्लोरीन का है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लोरीन गैस निकलता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पिछले सवाल में जो मैंने बताया था यहाँ पे Ag, ठीक है, Ag चांदी का संकेत होता है। ठीक है, Ag चांदी का, चलिए सिल्वर जिसको बोलते हैं। अगला है सवाल, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं। देखिए
गुणसूत्रों में जो विभाजन नहीं होता है बल्कि कोशिका का विभाजन हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असूत्री विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस, यानी गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होता है, डायरेक्टली कोशिका विभाजन हो जाता है। जैसे एक कोशिका है, ठीक है, जैसे एक कोशिका है और ये विभाजित होकर के दो हो गया। ठीक है, दो हो गया तो इसको बोलते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, चलिए अगला है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, मतलब कि एक से अधिक कोशिका वाले जीव हैं, उसको किस समूह में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जीवाश्म, मतलब कि कौन सा ऑप्शन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है, तो प्राकृतिक गैस तो जीवाश्म से ही निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो ये जीवाश्म ईंधन ही है। अगला है पेट्रोल। ठीक है, जीवों जो है समुद्र के किनारे जितने भी मछली वगैरह होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उन सब से पेट्रोल बनता है। कोयला है, तो कोयला पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे दबे हैं, जीव जंतु दबे हैं, उन सब से कोयला वगैरह बनता है। और यहाँ पे एक है काठ कोयला, जिसको चारकोल बोला जाता है, तो ये जीवों द्वारा नहीं बनता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा काठ कोयला। चलिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो दिमाग के निचले हिस्से में रहता है। ऐसे मान लीजिए ये पीछे का दिमाग है। ठीक है, ये पीछे का दिमाग है, तो यहाँ पे रहता है नीचे। ठीक है, दिमाग के नीचे हल्का रहता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो कोबाल्ट किस में रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। चलिए अगला है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई जो है किलोमीटर में है, कितनी किलोमीटर में है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर आयन मंडल, वायुमंडल का हमारा जो भाग है आयन मंडल। ठीक है, अगला है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन, नियमन मतलब कंट्रोल। ठीक है, कि कितना लाइट चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइट आ रहा है तो कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा आँख है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आँख है, तो इधर मान लीजिए एक सूर्य है। ठीक है, और सूर्य से ज़्यादा जब लाइट आता है तो आँख को कम लाइट, मतलब कि आँख की लाइट जो है, आँख में कम लाइट भेजने का काम कौन करता है। यहाँ पे हमारा जो होता है पुतली। ठीक है, आँख की जो पुतली होती है, ठीक है, जिसको उप तारा बोला जाता है, तो इसको जो है ये कंट्रोल करता है। अगर कम लाइट आ रहा है तो आँख ज़्यादा खुला रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये पुतली जो है ऊपर रहेगा, ऐसे पूरा आँख खोल करके मतलब देखना पड़ता है। और ज़्यादा लाइट अगर है बाहर तो आँख थोड़ा बंद रहता है। ठीक है, बंद मतलब कि ये जो है हल्का नीचे रहता है, पुतली जो है जिसको उप तारा बोला जाता है वो हल्का नीचे हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है हल्का। ठीक है, तो आँख पर लाइट को कंट्रोल करता है उप तारा। ठीक है, सही उत्तर होगा उप तारा। चलिए अगला है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशयी नलिका में। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो चमगादड़ को जो है रखा जाता है यहाँ पे स्तनधारी में। ठीक है, स्तनधारी में। अगला है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा
प्रोटीन। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ है पिछले एग्जाम में। ठीक है, पिछले के पिछले एग्जाम में आया हुआ है झारखंड पुलिस के। प्रोटीन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, इसको रिक्टर स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए, अगला है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा निकिल। ठीक है, निकेल। ठीक है, जिसको निकिल बोला जाता है। चलिए, अगला है पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। मतलब कि पत्तियों में जो स्टोमाटा पाया जाता है, जिसको हिंदी में रंध्र बोला जाता है। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, अगर कि पत्ती जो होता है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, तो पत्तियों के जो निचले भाग होता है उसमें ऐसे छोटा छोटा आपको छिद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ से हल्का हल्का पानी निकलता है। ठीक है, हल्का भाप वाष्प टाइप का निकलता है। तो जो रंध्र होता है, ठीक है, उस रंध्र को, मतलब रंध्र जो है खुलता और बंद होता रहता है। ठीक है, वातावरण के हिसाब से। तो ज़्यादा अगर पौधा में पानी हो गया है तो रंध्र खुल जाएगा पानी को निकालने के लिए, और रंध्र से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सवाल भी आ सकता है कि पौधों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा रंध्र से। ठीक है, स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। तो देखिए, जो स्टोमाटा होता है वो उसको खोलने में कौन महत्वपूर्ण कारक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वार कोशिकाएं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं, जिसको गार्ड सेल बोला जाता है। जैसे ये रंध्र है, इस तरह से देखिए, ऐसे रंध्र है, और रंध्र में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं दोनों तरफ। ठीक है, जब जब रंध्र को खोलना होता है स्टोमाटा को, तो ये द्वार कोशिकाएं जो है ऐसे साइड में हो जाती हैं। ठीक है, और रंध्र खुल जाता है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान, जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से जाता है पेड़ पौधा में। अगला है सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कणिका यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो है चले जाते हैं, कुछ जो है हानिकारक बैक्टीरिया चले जाते हैं, उसको नष्ट करने का काम होता है WBC का। अगला है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे क्या होती है? क्योंकि वे जो है हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, और हरी इसलिए होती हैं पत्तियां क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी होती है। अगला है लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो पौधों में जब जल ऊपर जाता है तो कौन सा बल लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का सलांगी बल। ठीक है, जल का सलांगी बल। देखिए, पौधे में जो जल पहुंचाने का काम होता है वो जाइलम का होता है। ठीक है, पौधे में जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है, और जितने भी खाना वगैरह जब बनता है पत्ती में, ठीक है, तो उसको खाना को सब जगह पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। ठीक है, याद रखिएगा, खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम का, पानी का काम होता है जाइलम का। ठीक है, चलिए, 2 कोशिकाएं ये पाई जाती हैं। ठीक है, 2 ऊतक होते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं यानी कि वायरसों के लिए प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन।
चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? ठीक है, लैटेक्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीम। ठीक है, नीम में लैटेक्स नहीं पाया जाता है। चलिए अगला है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो मतलब कि हृदय की धड़कन जहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में देखे होंगे कि एक इस तरह का कुछ ऐसे डिवाइस रहता है, ठीक है, और उसमें ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ग्राफ होते रहता है। ठीक है, मतलब जब किसी मरीज के शरीर में लगाया जाता है उसका जो है वायर वगैरह, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो उस ग्राफ मतलब कि उसको मशीन को क्या कहते हैं? ठीक है, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? उस पूरे उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, जो कि हृदय की धड़कनों को मतलब कि दिखाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डियोग्राफ। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्डियोग्राफ। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में आप लोग देखे होंगे वाइट बड़ा सा मशीन रहता है, उसमें नंबर भी दिखाता रहता है कि कितना जो है प्रति मिनट से आपका जो है हृदय धड़क रहा है। ठीक है, हार्ट बीट क्या है। चलिए अगला है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का आकार। ठीक है, पृथ्वी का आकार। चलिए, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो वाहनों को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र होते हैं उसको कहा जाता है रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर उसको बोला जाता है। ये देखिए रेडिएटर, जो रेडिएटर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे जो है रेडिएटर इस तरह का बना होता है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, और ये जाली टाइप का ऐसे 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 रहता है। ठीक है, और इसमें ऊपर से ऐसे पानी डाला जाता है। ठीक है, जनरेटर आप लोग देखें, जनरेटर में इस तरह का लगाया हुआ रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडिएटर। इसमें पानी डलाता है और यहाँ से पानी वगैरह और इंजन में जाता है कुछ, ठीक है, और उससे वापस फिर इधर से आ जाता है। तो इसका काम होता है कि इसके देखिएगा रेडिएटर के पीछे एक पंखा भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, और पंखा क्या करता है कि इधर से जो है बाहर से हवा को खींचता है और इंजन की तरफ छोड़ता है। तो यहाँ रेडिएटर का काम यही है कि पानी को इसमें भरना। ठीक है, पानी को मतलब कि रोक कर रखना यहाँ पे, और जैसे ही पंखा जो है हवा खींचेगा, ठीक है, पंखा हवा खींचेगा तो उसके साथ थोड़ा सा पानी का अंश भी जाता है और हवा जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा हवा जब इंजन पर पड़ता है तो इंजन भी ठंडा होता रहता है। ठीक है, तो रेडिएटर का काम यही होता है, इंजन को ठंडा करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो इन चारों में से सबसे घातक रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। ठीक है, एड्स। हालांकि मलेरिया भी कम घातक नहीं है। ठीक है, साल भर में हजारों लोग, ठीक है, मलेरिया से मरते हैं। आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए, भारत में भी। अगला है, त्रिविध टीका यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इन चारों में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। अगला है, ठीक है, और यहाँ पे 50 सवाल तो पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी आज के वीडियो का। तो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो पौधों के लिए जो अनिवार्य तत्व है उसकी कमी को किन किन जो है तत्वों को देकर दूर की जा सकती है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जस्ता, बोरॉन और तांबा। ठीक है,
तो मतलब कि जस्ता, बोरोन और तांबा अगर हम पौधों को देते हैं तो इनके जो अनिवार्य तत्व है पौधों के लिए, उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जिप्सम के सबसे विशाल भंडार किन राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अगला है जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? ठीक है, जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि अपरूप है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? अपरूप है, विरल मृदा तत्व है, साधारण तत्व है, या फिर ट्रांजिशन तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिशन तत्व है। ठीक है, ट्रांजिशन, जस्ता तथा पारा। चलिए अगला है पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल, ठीक है, जल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, पौधों को जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण, ठीक है, और जल, और इसके बाद फिर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इन सब की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद बनाते क्या हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए अगला है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन। ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। ठीक है, माइक, आपको पता है माइक जिससे अभी यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, साउंड कहाँ से जा रहा है? माइक से जा रहा है। ठीक है, माइक से साउंड जा रहा है और मोबाइल में विद्युत तरंग बन जा रहा है। यहाँ से मोबाइल तक पहुँचने में तो ध्वनि तरंग है, लेकिन उसके बाद फिर जो है उधर विद्युत तरंग बन जा रहा है। ठीक है, मोबाइल में जा कर के विद्युत तरंग बन जा रहा है। तो माइक में क्या होता है? माइक में ऐसे वायर लगा होता है, तो माइक में आवाज़ यहाँ आने तक, यानी कि माइक तक आने तक, मान लीजिए कि यहाँ है, आप हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप हैं और यहाँ से जब आप कुछ बोलते हैं तो माइक तक आने तक जो यह तरंग है ये ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, ये ध्वनि तरंगे हैं। माइक के बाद जब आवाज़ इधर आया, ठीक है, वायर में आया, ठीक है, जब वायर में आवाज़ आया तो ये हो गया विद्युत तरंग। ठीक है, चलिए तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब माइक। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने तो अभी बता दिया कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। अच्छा, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है? तो वो है लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर। वहाँ से वायर आता है, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, उसको भी स्पीकर ऐसे लगा होता है, वायर आता है, वायर से जो है लाइन वगैरह आता है और यहाँ पे स्पीकर से आवाज़ निकलता है। तो इधर से विद्युत आया और यहाँ पे स्पीकर से निकलने के बाद जो है ध्वनि तरंग बन गया। ठीक है, तो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में लाउड स्पीकर बदलता है और ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, ठीक है, जस्ट उल्टा माइक्रोफोन बदलता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलयी एंजाइम है? प्रोटोनलयी एंजाइम मतलब कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेपैन। ठीक है, पेपैन है, पेपैन।
चलिए, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है, तो द्रव में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनों के द्वारा। ठीक है, आयनों के द्वारा। चलिए, अगला है डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलामाइट जो पत्थर निकलता है, ठीक है, पत्थर चट्टानों में से जो डोलामाइट पत्थर निकलता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इस्पात तथा संबंधित उद्योग। ठीक है, डोलोमाइट से एल्युमिनियम बनता है, स्टील बनता है। ठीक है, चलिए, अगला है वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रेडॉन। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन गैस। अक्रिय गैस है लेकिन अस्थाई नहीं है। ठीक है, अगला है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका इस तरह से देखिए, ऐसे हो गया पादप कोशिका, और यहाँ पे जो है कोशिका द्रव्य पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है, बीच में एक इधर कहीं पे केंद्रक रहेगा। ठीक है, केंद्रक इस तरह से, और कोशिका द्रव्य में ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आता है सवाल कभी कभी। चलिए, अब पूछ देगा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, या पावर हाउस जिसको बोला जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। चलिए, अगला है पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में। ठीक है, विभाज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में प्रोटीन का संश्लेषण यहीं से होता है। ठीक है, मतलब यहीं पर होता है, विभाज्योतिकी में, मेरिस्टेमेटिक में तथा संग्राहक ऊतकों में। अगला है गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूटेलिन। ठीक है, ग्लूटेलिन। अगला है विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। विभव प्रवणता का मापक क्या है, यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओम सेमी। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। न्यूट्रॉन देखिए, परमाणु कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और बीच में रहेगा केंद्रक। केंद्रक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्रक में रहता है, और इधर बाहरी कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में से माइनस लगता है और प्रोटॉन में प्लस लगता है। ठीक है, प्लस, और न्यूट्रॉन में कोई भी जो है चिन्ह ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया इस तरह से। देखिए, केंद्रक में रहता है सेंटर में, परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके, यानी कि दोनों के संख्याओं को जोड़ करके उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। चलिए, मतलब परमाणु का कितना द्रव्यमान है वो उसी को जोड़ करके पता चलता है। अगला है निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है यहाँ पे तंबाकू में। ठीक है, जो खैनी गुटखा खाते हैं लोग, ठीक है, उसमें निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चाय में भी निकोटीन पाया जाता है थोड़ा सा। ठीक है,
देखे होंगे कि चाय का लत लग जाता है किसी किसी को, वो इसी के कारण होता है। चलिए अगला है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो पोलियो किस वायरस के द्वारा होता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु से। ठीक है, मतलब कि वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणुओं द्वारा होता है? ठीक है, रोगाणु पूछ रहा है तो यहाँ पे वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां किस पौधे में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मटर। ठीक है, मटर के जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? मतलब कि यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, या फिर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से, या फिर कार्बन सल्फर और फास्फोरस से, या फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट इस तरह से होता है COH। ठीक है, चलिए अगला है, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं। टाइफाइड तथा पेचिस रोग कैसे फैलता है भाई एक आदमी से दूसरे आदमी में, मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव में? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे जल प्रदूषण से। ठीक है, जल प्रदूषण से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? ठीक है, C4 पौधा कौन सा है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मक्का। ठीक है, मक्का। चलिए समुद्री घोड़ा है, क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है, एक मछली है। हालांकि उसका जो है इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ ऐसे, मतलब ऐसे रहेगा, घोड़ा का मुंह जैसा रहता है और ऐसे शरीर ऐसे बना हुआ रहता है इस तरह से, और पूंछ इधर निकला हुआ रहता है। ठीक है, और पैर ऐसे रहता है ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है। तो ये मतलब कि घोड़ा जैसा इसका मुंह जो है वो घोड़ा जैसा रहता है, तो इसलिए इसको समुद्री घोड़ा नाम दिया गया है। ठीक है, यह एक प्रकार का मछली रहता है। ठीक है, एक प्रकार का मछली है। चलिए अगला है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जीवाश्म। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? ठीक है, अंडे देने वाला जंतु मतलब कि जानवर कौन सा है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे डक विल। ठीक है, डक विल ये अंडा देता है। ठीक है, अगला है, परा यूरेनियम तत्व यानी कि ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि वे तत्व, देखिए सही उत्तर होगा इसका कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। मतलब वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उसको कहते हैं परा यूरेनियम तत्व। ठीक है, परा यूरेनियम तत्व, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट। ठीक है, चलिए वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोग्राफ के द्वारा। ठीक है, बैरोग्राफ। चलिए
वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडिएटर कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया है पहले भी, शायद ये सवाल रिपीट हो गया है एक बार, कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग होता है। ठीक है, रेडिएटर उसको कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो इसका सही उत्तर होगा एड्स। ठीक है, पौधों में श्वसन होता है, कब होता है? तो पौधों में श्वसन जो है दिन में भी होता है और कभी मुख्यतः मतलब रात में भी होता है। ठीक है, कभी कभी रात में भी होता है और दिन में तो श्वसन होता ही है पौधों में। ठीक है, चलिए, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे पौधों और पशुओं को। ठीक है, पौधों और पशुओं को जो है, कृषि में तो पौधों और पशुओं का ही काम रहता है। ठीक है, तो कृषि शास्त्र में इसी को उन्नत किया जाता है। अगला है, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती, तो सघन खेती का मतलब होता है कि मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ठीक है, चौथा ऑप्शन, सघन खेती का मतलब है कि मतलब क्या कहें कि कम भूमि में ही बहुत ज़्यादा अनाज उगाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खेती करना। ठीक है, एकदम नज़दीक नज़दीक, एकदम नज़दीक नज़दीक बीज लगाना, एकदम पूरा सघन खेती करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो ट्रक फार्मिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। ठीक है, व्यापारिक मतलब कि बेचने के लिए, जब मतलब कि बहुत क्या कहें, बेचने के लिए बहुत दूर दूर से, मतलब दूर दूर जगहों पर, ठीक है, बहुत दूर तक जो है खेती किया जाता है सब्जियों का, वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मतलब कि ट्रक का उपयोग करके, बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करके, मशीनों का उपयोग करके, तो उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, चलिए, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरी मतलब फ्लावर कल्चर। ठीक है, तो फूलों का क्या कहें, फूलों का उत्पादन। ठीक है, फूलों का उत्पादन या फूलों की खेती की जाती है तो उसको फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। अगला है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। ठीक है, फलों का, फल, फ्रूट्स का। चलिए अगला है, ओलरीकल्चर शब्द संबंधित है, किससे संबंध है इसका? तो इसका सही उत्तर होगा सब्जी विज्ञान से। ठीक है, ओलरीकल्चर, सब्जियों का जब उत्पादन करते हैं तो उसको ओलरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनों का। चलिए, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, किसका लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। ठीक है, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। चलिए अगला है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी कि इन चारों में से कौन से शब्द में मृदा का अध्ययन किया जाता है, या कौन से अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है, अध्ययन क्षेत्र कहना चाहिए, कौन से अध्ययन क्षेत्र में मृदा के अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि विज्ञान। ठीक है, भूमि
विज्ञान, जियोलॉजी जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें भूमि का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अगला है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान। अगला है जीवित चीजों पर मृदा, ठीक है, मृदा यहाँ पे होगा, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एडाफोलॉजी, ठीक है, एडाफोलॉजी। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 6 भागों, नहीं 6 नहीं 8, ठीक है, 8 भागों में, 8 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति के द्वारा, ठीक है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया यहाँ पे खादर, ठीक है, खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, या फिर नूतन जलोढ़ मिट्टी, नूतन मतलब होता है नया, ठीक है, नया जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मतलब काली मिट्टी में काला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। चलिए, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी अधिक समय तक गीला रह सकती है। अगला है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मतलब कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है, पानी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी, ठीक है। चलिए, अगला है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी को, ठीक है, काली मिट्टी। अगला है मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी, ठीक है। और कपास के लिए भी काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कपास की उन्नत खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है, और मूंगफली के लिए भी। अगला है कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, देखिए आ गया ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो का अंतिम सवाल, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पौधों एवं पशुओं को, ठीक है, ये रिपीट हो गया है एक बार। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग सब कुछ याद रखिएगा अच्छे से, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा ही, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।